हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील बशानी, बायोलॉजी फैकल्टी, मोमेंटम एकेडमी जबलपुर में इसके अलावा आप लोगों का बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, मैं आपसे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब भी आप ये लेक्चर देखें, जब भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखें, तो अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर रख लें, क्योंकि जब अपन पढ़ते चलेंगे, जब मैं आपको बताते चलूँगा चीज़ों को, तो आप उसको साथ साथ में लिखते भी जाइए और कोशिश करिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में रिकॉल भी करते जाइए, ताकि वो आपको याद भी होते जाए। हम अभी क्लास 10 से जब 11th में आ रहे हैं, तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो एकदम से वास्ट हो जाता है और कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने होते हैं। 10 तक हम सुपरफिशियली उनको कवर करते हैं, पर वही पार्ट अभी आगे जाके हमें काफ़ी डीप में पढ़ना होता है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। यानी ऐसे टर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं पड़ती रहती है और इन्हें समझना, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम इसमें ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। It is a branch of science that deals with the study of living organisms। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, वो बायोलॉजी को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 ब्रांचेस हैं, उसमें एक है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। जो बायोलॉजी में बॉटनी ब्रांच है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जूलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो वो सारा का सारा बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं, जबकि एनिमल्स और उनसे मिलने वाली चीज़ें हम जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम, जैसे एक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे। कुछ ये ऐसे पॉइंट्स बहुत अच्छे से, बहुत मतलब इसको बार बार आपको रिवाइज करना है, अच्छे से इनको याद करना है। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, जबकि एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल ही फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी टर्म की बात करें, तो बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, दैट इज लेमार्क एंड ट्रेविरेनस।
बायोलॉजी टर्म दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। चलिए एक बार जल्दी से शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की जो मेन ब्रांच है दैट इज बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं, जबकि जूलॉजी में हम एनिमल्स या एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स और जो भी चीज़ें एनिमल से मिलती हैं हम सबकी स्टडी करते हैं जूलॉजी में। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। एरिस्टोटल ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी टर्म दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अब इसके अलावा और कुछ ब्रांचेस जो वर्ड्स इस चैप्टर में बार बार सामने आते रहेंगे, जैसे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। आप लोगों ने सेल के बारे में क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा है। सेल, जिसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। तो इन सभी कंपोनेंट्स की स्टडी और सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी वर्ड भी इस चैप्टर में बार बार सामने आता रहेगा। नेक्स्ट टर्म इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी branch of science that deals with the study of forms and outer structure of an organism। यानी ऑर्गेनिज्म का जो बाहरी पार्ट होता है, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में जो आउटर पार्ट होता है, जैसे स्टेम ग्रीन कलर की होती है, बाद में वो बार्क बन जाती है ब्राउन कलर की, लीफ किस शेप की होती है, लीफ किस कलर की होती है, ये सारा का सारा मॉर्फोलॉजी में। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का कलर कैसा होता है, उनकी हाइट कैसी होती है, वो दिखते कैसे हैं, ये सारी की सारी स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट ब्रांच है anatomy। Anatomy is a branch of science that deals with study of internal structure of an organism। अगर हम बाहरी अपीयरेंस की स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा, यदि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो वो एनाटॉमी के अंदर आएगा। नेक्स्ट टर्म फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ different functions of an organism। फिजियोलॉजी मतलब ऑर्गेनिज्म के अलग अलग फंक्शंस की स्टडी करना। ये फंक्शंस अलग अलग सिस्टम से डील करते हुए रहते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और भी ह्यूमन बॉडी में जो भी सिस्टम्स होते हैं उनकी स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ जीन्स, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी, आने वाली जनरेशन में जो बदलाव होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, उनकी स्टडी, और किस तरह के कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जाते हैं यानी हेरिडिटी, इन सब की स्टडी हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी इस चैप्टर में आपको बार बार सामने आते रहेंगे। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सिस्टमैटिक,
ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये सारे हम एक एक करके समझेंगे। वो डीप में है तो वहाँ पे उनको इंडिविजुअली लेके आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, फिर अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। इसको बेसिकली ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। बॉटनी, बॉटनी में हम प्लांट्स और उससे रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी टर्म दिया था लेमार्क और ट्रेविरनस ने। कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में बार बार सामने आएंगे, जैसे साइटोलॉजी। सेल जो है, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, आइदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की स्टडी और कंप्लीट सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। यदि हम सामने स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं जो हमको आउटर में दिख रहे हैं, आउटर अपीयरेंस दिख रहा है, अगर उसकी स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर रखा जाता है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी मतलब डिफरेंट फंक्शंस की स्टडी करना, जैसे एनिमल सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी और भी सारे सिस्टम, इन सब की स्टडी फिजियोलॉजी के अंदर आती है। जबकि जेनेटिक्स में हम जीन्स, वेरिएशंस और हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। अब इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। लिविंग वर्ल्ड यानी ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। अब हमें कई ऐसी जगह पता है जहाँ पे इंसान तो नहीं रह सकता, पर वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। इसीलिए लिविंग वर्ल्ड एक बहुत अच्छी, एक बहुत सुंदर जगह को माना जाता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। लिविंग वर्ल्ड को बहुत अच्छी जगह माना गया है, इसके कुछ रीजंस दिए गए हैं। जैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जहां पे वो रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी कुछ जगह के नाम है। जैसे डीप ओशंस, कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हॉट स्प्रिंग्स एटसेट्रा। ये ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मल लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करती, पर फिर भी वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ब्यूटी ऑफ गैलोप्सिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, माइग्रेट करते हुए बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, अटैकिंग शार्क। हालांकि अटैकिंग शार्क तो एक्चुअली यहाँ पे ये बताया गया है कि शार्क किस तरह से फूड को कैप्चर करती है और दिखती कैसी है और उसका मूवमेंट कैसा होता है। ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती है, हालांकि हमें डराती भी हैं, पर फिर भी ये एक बहुत बड़ा पार्ट है
देखने लायक किस तरह से ये नेचर अपने आप को इन चीज़ों में मेंटेन करके रख रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हम जानते हैं हमारी बॉडी का सबसे छोटा कंपोनेंट होता है सेल, विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल का साइज बहुत छोटा होता है और उस छोटी सी सेल में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, न्यूक्लियस भी है, और सारी ऑर्गेनेल्स का अपना अलग अलग एक फंक्शन है। किसी का फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरे का फंक्शन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। एक जीता जाता एग्जाम्पल जो हमारे खुद के अंदर देखा हमने सेल का, कि किस तरह से सेल अपने आप को मेंटेन करके रख रही है, तो वो भी इसका एक रीजन माना गया है। दैट इज ट्रैफिक मशीनरी ऑफ बॉडी, जो कि सेल है। नेचर में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो सरवाइव करता है और कमज़ोर वाला वहाँ से या तो चला जाएगा या तो मार दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ आसानी से सरवाइव कर रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे एक ही तरह की फूड हैबिट के लिए 10 अलग अलग तरह के एनिमल्स समय बदल बदल कर उस जगह पे आके बैठते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ से पर्टिकुलर टाइम पे चले जाते हैं। फिर दूसरे टाइम पे दूसरे ऑर्गेनिज्म उस जगह पे आते हैं, खाना खाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, फिर तीसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगला ही एक एग्जाम्पल है इसका, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन of different organisms or members of population or पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी। यानी एक ही पॉपुलेशन के अलग अलग मेंबर्स आपस में लड़ भी सकते हैं, साथ भी दे सकते हैं, और एक कम्युनिटी में अलग अलग तरह की पॉपुलेशन उस जगह पे एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकती हैं या एक दूसरे से लड़ भी सकती हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट कुछ ऑर्गेनिजम्स की, डीप ओशन जहाँ पे लाइट तक नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। कोल्ड माउंटेन, डेसिडस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ आसान लाइफ नहीं है पर फिर भी वहाँ पे छोटे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है नेचर को शो करने का, नेचर अपने आप को किस तरह से मेंटेन कर रहा है। ब्यूटी ऑफ गैलोप्सिंग हॉर्स देखने लायक बनती है, बर्ड्स का माइग्रेशन, फ्लावर्स की वैली, अटैकिंग शार्क जो डराते भी है पर देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। ट्रैफिक मशीनरी ऑफ बॉडी यानी सेल, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में फाइट होना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ये एग्जांपल भी हमारे सामने है, जिससे हम ये बोल सकते हैं हाउ वंडरफुल इज अ लिविंग वर्ल्ड। चलिए अब हम बात करते हैं लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक्चुअली में लाइफ को किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लाइफ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के बेस पे बात करी जाती है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि वो नॉन लिविंग होगा या किसी ऑर्गेनिज्म को बता सकते हैं कि वो लिविंग होगा। तो ऐसे ही कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं
जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उससे नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ एक्चुअली है क्या? ग्रोथ का मतलब होता है बॉडी का साइज बढ़ते जाना। बॉडी का साइज बढ़ते जाना ग्रोथ कहलाता है। बॉडी का साइज बढ़ना, बॉडी का मास बढ़ना और कुछ केसेस में जो सेल है उसका नंबर बढ़ना भी ग्रोथ ही कहलाता है। पर क्या ये जरूरी है कि ग्रोथ ही ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग बता सकते हैं? आइए इसको समझते हैं। पहले अगर हम बात करें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, तो क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ होती है? आंसर है हाँ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ होती है। जैसे माउंटेन की अगर हम बात करें तो माउंटेन धीरे धीरे समय के साथ उसका साइज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसमें सॉइल पार्टिकल्स इकट्ठे होते जाते हैं वो डेवलप होता जाता है, छोटे से बड़ा होता जाता है। तो ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो ग्रोथ शो करते ही हैं। जैसे साइज बढ़ा उनका भी होता है, हाइट बढ़ती है, नंबर बढ़ता है। हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारी सेल डिवाइड होती है। सेल डिवाइड होने के कारण सेल का नंबर बढ़ता है और हर सेल क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करती है इसलिए उसका साइज भी बढ़ता जाता है। पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो कर रहे हैं और लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स शोज growth. For example, growth of mountain, living organisms shows growth in terms of size, height, number, etc. In short, growth is not a defining property for a living organism, क्योंकि सिर्फ इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग नहीं बता सकते। इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? पहले इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं, फिर तब तक आप ये समझ जाएंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है या नहीं हो सकती। रिप्रोडक्शन के बारे में हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ इट्स ओन टाइप, मतलब खुद के जैसी कॉपीज़ वो बना सकता है। अब ये जो कॉपीज़ होती हैं, ये जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो या तो बिल्कुल पेरेंट जैसे हो सकते हैं या तो पेरेंट से थोड़े अलग हो सकते हैं। अगर वो एक जैसे होंगे, पेरेंट्स के जैसे होंगे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कहलाएगा। अगर वो पेरेंट्स से अलग होंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कहलाएगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच an organism
प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ इट्स ओन टाइप। Similar offsprings are formed in asexual mode of reproduction, whereas in case of sexual reproduction, variations are seen रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म नई कॉपीज बनाता है। कॉपीज का मतलब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है, नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो नए ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं ये बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे होंगे, सेम उसी टाइप के होंगे। पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं, क्योंकि बीच बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण वेरिएशंस आ जाते हैं। अगर हम छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें, लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जहाँ पे एसेक्सुअल मेथड ही वहाँ पे रिप्रोडक्शन का तरीका है, तो उनके लिए बॉडी ग्रोथ और सेल का डिवाइड होकर नई सेल बनाना दोनों एक ही तरह का है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें अगर, तो बैक्टीरिया में एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है जिसको अपन कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन से बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया सेल बनाता है। अब इन बैक्टीरियल सेल में कोई ग्रोथ तो होती नहीं है, वहां पे ग्रोथ और सेल डिवीजन एक ही तरीका है, तो हम वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। वहां पे यही मेथड है बस, उसकी ग्रोथ का भी और उसके रिप्रोडक्शन और नंबर को बढ़ाने का भी। पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखें तो ये इससे बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे सेल डिवाइड करती है, जो गैमीट सेल्स होती हैं, जो सेक्स सेल्स होती हैं, उनमें डिवीजन पावर देखा जाता है, दोनों अलग हैं। तो अब हम नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो लिविंग तो होते हैं, जीवित तो होते हैं, पर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल, म्यूल, लाइगर are living organisms but are unable to reproduce. ये लिविंग तो होते हैं पर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में देखें, अगर समझें इनको अच्छे से, तो हम इन पॉइंट्स के बेस पे ही बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी या नहीं। क्या होगी? नहीं होगी। तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी for a living organism. इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम नहीं बता सकते कि ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। ये हो गई दो प्रॉपर्टीज। तीसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म। पहले तो ये समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म इज अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस
occurring or takes place inside the body, or it is sum total of anabolic and catabolic एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस का टोटल, या बॉडी में जो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद हम उसके लिए कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब वो मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। अगर बॉडी के बाहर किसी तरह की केमिकल रिएक्शन शो कराई जाएगी तो वो आएगी तो लिविंग के अंदर, पर एक्चुअल वो बॉडी के बाहर हो रही है, इसीलिए उसको हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। जो इन विट्रो मेथड्स होती हैं, मेटाबॉलिज्म उनमें चेक किया जाता है कि ये रिएक्शन कितने समय के बाद ख़त्म होगी, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, पर वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं है। इसीलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is the defining property for a living organism. Next property, consciousness. कॉन्शियसनेस ये जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, कुछ भी वो अपनी सराउंडिंग को महसूस करता है। सराउंडिंग के हिसाब से उसकी बॉडी में चेंजेस आना भी स्वाभाविक हैं। अपन ह्यूमंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बेस पे रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बेस पे रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट में अगर लाइट पड़ेगी तो लाइट के वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, लाइट नहीं पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग वो वैसा काम करेंगे। हाँ, इसमें एक मेन जो पॉइंट आता है वो है अगर इंसान कोमा में चला गया है, यानी अगर उस इंसान का ब्रेन डेड हो गया है पर बाकी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स जैसे लिवर, लंग्स ये सब काम कर रहे हैं पर वो मशीन पर है, तो क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग माना जाएगा कि नॉन लिविंग माना जाएगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बेसिकली लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि उसके बाकी ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं। हालांकि वो मशीन पे ज़रूर डिपेंडेंट है पर वो लिविंग की कैटेगरी में ही आएगा। तो कॉन्शियसनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी for a living organism. ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कैरेक्टरिस्टिक तो हो सकती है पर वो डिफाइनिंग होगी या नहीं होगी ये जरूरी नहीं है। एवोल्यूशन मीन ग्रेजुअल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट जो काफ़ी समय से होते आए हैं
आगे भी होते रहेंगे, पर ये इसके बेस पे, इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग या किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं बता सकते। It is not a defining property for living organism. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज तो करती हैं, पर वो डिफाइनिंग होगी नहीं होगी, इनके बारे में नहीं बताया जा सकता। सबसे पहली रिवाइज करते हैं जल्दी से फिर से। ग्रोथ जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन में धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल इकट्ठे होते जाते हैं, उसका साइज बढ़ता जाता है, तो ग्रोथ तो उसकी भी हो रही है, पर वो तो नॉन लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, उसमें साइज का बढ़ना, उसकी हाइट का बढ़ना, नंबर का बढ़ना, नंबर यहाँ मतलब सेल का नंबर बढ़ना। तो फाइनली हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी एक प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसी कुछ कॉपीज बनाता है। अगर वो कॉपीज सेम होंगी तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, अगर कॉपीज अलग अलग होंगी तो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो जिंदा तो होते हैं, लिविंग तो होते हैं, पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल म्यूल, लाइगर, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सब केमिकल रिएक्शंस का टोटल, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होती। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किसी भी तरह की रिएक्शंस शो नहीं करते, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है मतलब वो नॉन लिविंग, केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब वो लिविंग, तो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म शो करेगा तो लिविंग होगा, नहीं शो करेगा तो नहीं होगा। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बेस पे कुछ रिस्पॉन्स करता है। जैसे प्लांट्स, लाइट पड़ेगी तो फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स शो करेंगे, लाइट नहीं पड़ेगी तो किसी और तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। ह्यूमन बॉडी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बेस पे अपने आप का अपना रिस्पॉन्स शो करती है। तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे उनमें, पर इमीडिएट एक्शन कभी वो शो नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ समय के बाद शो करें, हो सकता है वो शो ही ना करें। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एवोल्यूशन हो गई, ग्रेजुअल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसको काफ़ी समय लगता है, पर इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उसमें उसको नहीं रख सकते। चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। पहले तो हम ये समझते हैं कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक स्टडी को कहते हैं। नाम से इंडिकेट है, सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर और स्पेसिफिक मैनर। ऑर्गेनिज्म की स्टडी प्रॉपर और स्पेसिफिक मैनर में सिस्टमैटिक कहलाती है। सिस्टमैटिक टर्म दिया था टर्म सिस्टमैटिक वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस ने। सिस्टमैटिक टर्म दिया था कैरोलस लिनियस ने। सिस्टमैटिक को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है।
इसमें पहली ब्रांच जो काफ़ी पहले बनाई गई थी ये है ओल्ड सिस्टमैटिक। ओल्ड सिस्टमैटिक में हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको याद होगा, शुरू में अपन ने बात की थी कि मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के आउटर अपीयरेंस की स्टडी करते हैं। तो ओल्ड सिस्टमैटिक में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे स्टडी की जाती थी। फिर दूसरा आया न्यू सिस्टमैटिक। ये पहले से एडवांस था। इसमें मॉर्फोलॉजी के साथ साथ बाकी फील्ड को भी इंक्लूड किया गया। मॉर्फोलॉजिकल तो था ही पहले से, साथ में एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, जेनेटिक्स, एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पर यह ब्रांच बेस्ड थी। अभी यही फॉलो किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे स्टडी करना तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती ही जाएंगी। तो सिस्टमैटिक ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करना, उसकी स्टडी करना सिस्टमैटिक कहलाती है। टर्म सिस्टमैटिक दिया था कैरलस लिनियस ने। सिस्टमैटिक की दो ब्रांचेज हैं। पहला है ओल्ड सिस्टमैटिक जो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है, और दूसरा है न्यू सिस्टमैटिक जो मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ और भी अलग अलग ब्रांचेस को इंक्लूड करके बनाया गया है। इसके अलावा सिस्टमैटिक कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को, सीक्वेंसेस को फॉलो करते हुए बनाई गई है। सिस्टमैटिक के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आता है क्लासिफिकेशन, तीसरा आता है नॉमेनक्लेचर, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमी। इसमें नॉमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमी को थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। सिस्टमैटिक का पहला पार्ट आइडेंटिफिकेशन नाम से इंडिकेट हो रहा है ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना। ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके उसको उसकी सही जगह तक पहुंचाना हम आइडेंटिफिकेशन के अंदर देखते हैं। हालांकि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ये लगभग साथ में पैरेलली चलते रहते हैं, पर फिर भी इन स्टेप्स को अलग अलग किया गया। यानी अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई पार्ट मिला प्लांट का या कोई एनिमल का पार्ट मिला, तो हम उसको पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले वो प्लांट है या एनिमल है। पहले हम ये चीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी आगे प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ते जाएंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, नेमिंग करने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी सही जगह पे रखना।
दूसरा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वैसे तो नाम से इंडिकेट है कि ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर क्लास में रखना, पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम हमेशा बदलता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। दुनिया में इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, 1.7 1.8 मिलियन जो डेटा दिया गया है IUCN के द्वारा। और इसके अलावा ये भी माना गया है कि प्रोकैरियोट्स को इसमें इंक्लूडेड नहीं किया जाता। मतलब ये जो स्पीशीज़ हैं ये आने वाले समय में और ज़्यादा होके सामने आएंगी। तो इतनी स्पीशीज़ को रैंडमली किसी भी तरह से स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो हर स्पीशीज़ के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई है। उस कैटेगरी के अंदर जो भी एक जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको रखा जाता है ताकि उनकी स्टडी थोड़ी आसान हो सके। तो क्लासिफिकेशन, पहले ऑर्गेनिज्म को देखा, उसको अपन ने ढूंढा, ढूंढने के बाद उसको क्लासिफाई किया, उसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में उसको रखा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम हर समय थोड़े समय के बाद बदलता क्यों रहता है, क्यों समय समय पे ये चेंज होता रहता है। तो इसका एक छोटा सा रीज़न है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें एडवांस होती जाएंगी। जो नया साइंटिस्ट आता है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके आता है और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके कारण पुराने डेटा में उसे थोड़ा चेंज करना पड़ता है। आज मैं अगर किसी फील्ड से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आऊँगा और कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा तो मैं भी यही चाहूँगा कि आने वाले समय में वो चीज़ें मैं ज़्यादा दूसरों तक पहुँचा पाऊँ। तो पुरानी कैटेगरी में थोड़ा बहुत रिप्लेस करूँगा, नई कैटेगरी बनेगी, वो नई कैटेगरी, वो नई चीज़ें दूसरों को पढ़नी पड़ेंगी। तो इस कारण से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ नए क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हैं और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम फिर आगे फॉलो किए जाते हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा बदलता रहता है और बदलता रहेगा। तो आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, पहचानने के बाद उसको प्रॉपर कैटेगरी में रखना, ये क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑलवेज चेंजिंग। ये हमेशा बदलता रहा है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, आने वाले समय में कुछ और होगा। क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है ताकि ऑर्गेनिज्म की अच्छे से आसानी से स्टडी हो सके। अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं होता तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती, ऑर्गेनिज्म की स्टडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती। तो ये सिस्टमैटिक के अंदर दो हेडिंग्स, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक के अंदर हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिज्म की अगर नेमिंग करनी है या उनका साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है तो इसके कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए वो चीज़ें बनाई गई है और वो चीज़ें याद भी वैसे ही करनी पड़ेंगी। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ अलग अलग सिस्टम दिए गए थे। सबसे पहला इसके अंदर आता है वर्नाकुलर सिस्टम। वर्नाकुलर सिस्टम का मतलब होता है नेम्स इन लोकल लैंग्वेज।
वर्नाकुलर सिस्टम मतलब लोकल लैंग्वेज में किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देना। क्या ये सिस्टम एक्सेप्टेड है? नहीं है। इसके बहुत सारे जो डिसएडवांटेज हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगे थे, जैसे इसका टोटली अनसाइंटिफिक बेसिस, यानी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हुए बनाया गया था। दूसरा कि अलग अलग जगह पे ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग हो जाता है, तो वो इंसान जो किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहा है, जब वो दूसरी जगह पे आएगा तो उसको उस ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं पता होता। तो अनसाइंटिफिक बेसिस और नॉट प्रॉपर नॉलेज के कारण इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। ये सिस्टम अब नहीं फॉलो किया जाता। दूसरा सिस्टम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अभी सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला, या यूँ कहना चाहिए कि यही एक सिस्टम है जो अभी फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा और भी सिस्टम है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड यही है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस वाज गिवन बाय Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is also known as father of binomial nomenclature. इनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ने पे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराने वाले कैरोलस लिनियस ही थे। उन्होंने अपनी बुक सिस्टम ऑफ नेचर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और ये सिस्टम तब से पूरी तरह से एक्सेप्ट और फॉलो किया जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर स्टडी करने के साथ साथ अपन को एक चीज़ और भी ध्यान रखनी पड़ेगी। एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर में हम बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूट्स पढ़ते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं जो रिलेटेड फील्ड में नॉमेनक्लेचर पे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म पे ध्यान रखती हैं। जैसे पहला इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं ICBN, जो कि 1961 में बनी। दूसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, शॉर्ट में ICZN, जो 1964 में बनी। इन ऑर्गेनाइजेशन ने नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स दिए जो कि हर जगह फॉलो किए जाते हैं। हालांकि इसके अंदर और भी कुछ ब्रांचेस आती हैं, जैसे टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस या बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर, वो सब इसके अंदर आता है ICBN के अंदर। ये जो रूल्स इनने दिए थे ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए, ये रूल्स हैं पहला रूल है नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 parts, that is जीनस और
जेनेरिक एपिथेट, दूसरा स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। पहला रूल है कि ऑर्गेनिज्म का जो भी नेम दिया जाता है उस नेम में दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है, पहला वर्ड जो होता है वो जीनस का होता है, जिसको जेनरिक एपिथेट और जीनस एपिथेट भी कहते हैं। दूसरा वर्ड जो है उसको स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। नेम ऑफ जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, and name of specific epithet starts with small letter। जीनस का नाम शुरू होता है कैपिटल लेटर से, जबकि स्पीशीज का नाम और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। अगला रूल है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ऑर्गेनिज्म का नेम इटैलिक्स में होना चाहिए। इफ हैंड रिटन, जीनस and species is underlined separately। यदि हाथ से लिखा होगा तो जीनस और स्पीशीज अलग अलग अंडरलाइन होने चाहिए, एक साथ नहीं। यदि कंप्यूटर से लिखा है तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए, यदि हैंड रिटन है तो दोनों में अलग अलग अंडरलाइन होनी चाहिए। यदि साइंटिस्ट नेम है तो शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट नेम इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। साइंटिस्ट नेम इज रिटन इन एब्रिविएटेड यानी शॉर्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑफ साइंटिफिक नेम, यानी जहां पे स्पीशीज का नाम लिखा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे ये जीनस है, ये स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस का फर्स्ट कैपिटल से, स्पीशीज का फर्स्ट स्मॉल से, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया गया है। और यदि इसमें साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है तो साइंटिस्ट का नाम स्पीशीज के बाद और वो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हो गए रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, नीट में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना, उसका नामकरण करना। नॉमेनक्लेचर में बेसिकली दो सिस्टम ही हम पढ़ते हैं तो और भी सिस्टम, पर दो सिस्टम ही जनरली पढ़े जाते हैं। ये वाला सिस्टम पहले फॉलो होता था, इसको अपन कहते हैं वर्नाकुलर सिस्टम। वर्नाकुलर सिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी नेमिंग लोकल लैंग्वेज में की जाती है। किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर एक ऑर्गेनिज्म का नाम
कुछ भी है एक्स है तो दूसरी जगह में वाई भी हो सकता है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला सिस्टम था, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, न इसकी प्रॉपर नॉलेज थी लोगों को, इसलिए इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। फाइनली कुछ समय के बाद कार्लस लिनियस, जिनको फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी दो वर्ड्स को इंडिकेट करने वाला सिस्टम, जो कि कार्लस लिनियस के द्वारा लाया गया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए थे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। इसमें प्लांट को प्लांट की नेमिंग करने वाला ICBN बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल्स की नेमिंग करने वाला ICZN, इन दोनों का गठन हुआ। ये दोनों बनाई गई ऑर्गेनाइजेशंस, इनने कुछ रूल्स दिए। सबसे पहला रूल था कि ऑर्गेनिज्म की नेमिंग में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट रिप्रेजेंट करता है जीनस को और जेनरिक एपिथेट को, दूसरा स्पीशीज को और स्पेसिफिक एपिथेट को। नेम ऑफ द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड नेम ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। पहला हमेशा वर्ड स्मॉल कैपिटल से शुरू होगा, बाद वाले में स्मॉल लेटर। ऑर्गेनिज्म का नेम इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए। यदि हाथ से लिखा गया है तो जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। साइंटिफिक नेम, अगर साइंटिफिक नेम में साइंटिस्ट का नेम भी लिखना है तो साइंटिस्ट का नेम एब्रिएवेट फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में स्पीशीज के बाद लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंगो का साइंटिफिक नेम लिनियस के द्वारा दिया गया तो लिनियस आगे यहाँ पे एब्रिएट फॉर्म में होगा। यहाँ पे ये जीनस, ये स्पीशीज, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में। तो ये रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर।